रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। तो देखिएगा, सबसे पहले एक रिलेशन आता है वी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। यानी यहां पर आपके पास में जो वी वेक्टर है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी। ओमेगा वेक्टर आपके पास में क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, एंगुलर वेलोसिटी। और आर वेक्टर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रेडियस हो जाएगी या पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एल्फा वेक्टर क्रॉस है आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सलेरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक्सलेरेशन हो गया, और इसके बाद में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंगुलर एक्सलेरेशन, और ये आपके पास में पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दो रिलेशन अपने पास में आ चुके हैं। अब ध्यान से देखना, देखो अगर अपने को ओमेगा वेक्टर और अगर अपने को आर वेक्टर गिवन है तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, वी वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये चीज भी अपन सीख चुके हैं। अब देखिएगा, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। एक्सलेरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स अपन देख रहे हैं एक्सलेरेशन इन सर्कुलर मोशन। कोई भी पार्टिकल जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास में कौन कौन से एक्सलेरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले इस बात को अपन मैथमेटिकली समझते हैं। अपन जानते हैं कि वी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी टी। तो ये आपके पास है डी अपॉन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो गया, और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू, एक बार आपके पास में जो ओमेगा वेक्टर है इसको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा आपके पास में डी आर बाई डी टी। और एक बार ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास जो ओमेगा है इसको अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और जो आर वेक्टर इसको अपन क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। ये डिफ्रेंशिएशन में जो u इंटू वी वाला फॉर्मूला है ना, उससे मैंने सोल्व किया है, ठीक है ना, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। अब देखिएगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, वी वेक्टर प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा वेक्टर, और क्रॉस आपके पास में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास बन जाएगा ए वेक्टर इक्वल टू, ये आपके पास है जो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर है इसको अपन बोल सकते हैं एसी, और यहां पर आपके पास है एल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसको अपन स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं, एटी वेक्टर बोल सकते हैं। मतलब कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास में दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एसी, एक हो सकता है एटी। डिटेल से डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं ये, कंटिन्यू ध्यान रखिएगा बोर्ड पे बस। सबसे पहले अपन बात करते हैं एसी वेक्टर। अब जो एसी वेक्टर वो मैंने क्या लिखा है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा आपके पास में, वी वेक्टर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसको अपन बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन। और यहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन है वो क्या होता है, इसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ होती है, इसका काम क्या होता है वो भी मैंने आपको बताने वाला हूं। तो देखते रहिएगा, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ओमेगा वेक्टर और वी वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। कैसे, जैसे मैं आपको समझाता हूं, कोई भी पार्टिकल इस प्रकार से घूम रहा है,
यूं घूम रहा है मान के चलिएगा पार्टिकल यहाँ पे अभी, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर की तरफ हो जाएगी, और पार्टिकल अगर इस प्रकार से यूं घूम रहा है तो राइट हैंड रूल से इसका जो ओमेगा है वो किधर की तरफ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओमेगा वेक्टर। तो यहाँ पे जो ओमेगा वेक्टर है वो तो पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर है, और आपके पास जो वी वेक्टर है वो पेपर प्लेन में आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं AC इक्वल टू क्या देगा आपके पास, ओमेगा इंटू क्या देगा, V। ठीक है ना। अब देखिएगा अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू R। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताइएगा, AC इक्वल टू, इसको अपन बोल देंगे ओमेगा, V को अपन लिख देंगे ओमेगा इंटू R। तो ये आपके पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू R। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू, स्टूडेंट्स ओमेगा को अपन क्या लिख देंगे बताओ, V बाई R। तो ओमेगा को अपन V बाई R लिख देंगे, तो आपके पास AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो ये आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। ठीक है ना। अब ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो जो AC है इसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर। और ध्यान से देखना, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करवाना। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वेलोसिटी का अगर परपेंडिकुलर होगा ना तो ऑब्वियसली ये जो स्पीड है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है ना। तो ये चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। ठीक है ना। तो इसका काम होता है जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे एक अपने पास में क्या रहा है, AT आ रहा है। तो क्या है ये AT, इस AT को अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा एल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। एल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर हो गया। इसको अपन बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। अब यहां पे जो आपके पास एल्फा है वो एल्फा भी क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, यानी इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द एक्सिस होती है। और जो R वेक्टर होता है वो क्या होता है, रेडियल वेक्टर होता है। इसके अंदर जैसे मैं आपको बता सकता हूं, जो एल्फा वेक्टर है वो या तो देगा बाहर की तरफ और या हो जाएगा अंदर की तरफ। कैसे, अगर आपका ओमेगा बढ़ रहा है, अगर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इसकी सेम डायरेक्शन में है। तो इस स्थिति में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, बाहर की तरफ हो जाएगा। और अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही है तो इस स्थिति में इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अपन जानते हैं ना कि ये कोई पार्टिकल है, ये कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, अगर इसका एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ है तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार से ये आपके पास कोई बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूँ तो इस स्थिति में इसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो जिस प्रकार से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होने पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है और अपोजिट डायरेक्शन में होने पे घटता है, उसी प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का अगर ओमेगा भी इधर की तरफ है और अगर उसका एल्फा भी इधर की तरफ हो जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगा। और किसी भी पार्टिकल का ओमेगा अगर इधर की तरफ है, उसका एल्फा अगर इधर की तरफ हो गया तो इस स्थिति में इसका जो ओमेगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, घट जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओमेगा वेक्टर और एल्फा वेक्टर या तो पैरेलल होते हैं या क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो बात सीधी सी है कि अपन कहां से कहां पहुंच के, मैं आपको सिंपल एल्फा की डायरेक्शन समझाना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि ओमेगा वेक्टर एंड एल्फा वेक्टर ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होती है, टुवर्ड्स द एक्सिस। ठीक है ना।
और जो आर वेक्टर, उस आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी, ये आपके पास आर वेक्टर हो गया। तो आपका जो एल्फा वेक्टर है वो तो बाहर की तरफ मान लो, जो आर वेक्टर इधर की तरफ हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास जो 80 है, इस 80 को अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा इंटू आर, ठीक है ना। अब देखिएगा, अपन जानते हैं कि एल्फा इक्वल टू क्या होता है, यह होता है आपके पास डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। तो एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू क्या हो जाएगा आर, और ओमेगा इंटू आर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। और ये जो डी वी अपॉन डी टी क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल के पास में है तो वो क्या करता है, स्पीड को चेंज करवाता है। क्या करता है, स्पीड को चेंज करवाता है, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करवाता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इस 80 की जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, 80 की डायरेक्शन ये होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है स्टूडेंट्स इसकी, ठीक है ना। अब टेंजेंशियल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर 80 है वो पैरेलल है वेलोसिटी के, इस स्थिति में स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर 80 है वो एंटी पैरेलल है किसके, वेलोसिटी के, तो इस स्थिति में स्पीड है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड चेंज करवाता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो मैंने आपको बातें बताई है, इनको मैं शॉर्ट में आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। देखो अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है उन सब बातों की समरी बता देता हूं। देखिएगा, देखो स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टिकल है इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। ये इसका सेंटर हो देगा, ये पार्टिकल की पोजीशन हो गई, ठीक है ना। अब देखिएगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसको अपन बोल देंगे एसी। और टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होता है, टेंजेंट के लॉन्ग होता है। तो मान के चलिए इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो तो इधर की तरफ हो गई, और जो आपके पास 80 वेक्टर है वो इधर की तरफ हो गया। अब यहां पे जो AC और 80 ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अपन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर की तरफ आ जाएगा, इसको अपन क्या बोल देंगे, ए वेक्टर बोल देंगे। और यहां पर आपके पास जो ए वेक्टर है वो रेडियस के साथ में कितना एंगल बनाता है, मान के चलेगा थीटा। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC ओमेगा इंटू वी, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, या वी स्क्वायर अपॉन आर। इसके बाद अपन बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। 80 इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास है, एल्फा इंटू आर, या होता है आपके पास है dv अपॉन dt। और अगर आपको नेट एक्सेलरेशन की बात करनी है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का रूट। तो नेट एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, AC और 80, इस कारण से नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है ना।
और अगर आपको निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 80 अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। यहां पे थीटा किसका किसके साथ में एंगल है, यहां पे थीटा रिजल्टेंट वेक्टर का AC के साथ में एंगल है भाई, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो अब तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई थी उन सब बातों का सार ये है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास में दो टाइप के एक्सलेरेशन हो सकते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, एक होता है टेंजेंशियल एक्सलेरेशन। इसका काम होता है डायरेक्शन को चेंज करवाना और इसका काम होता है मैग्नीट्यूड को चेंज करवाना, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है ना। अब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का तो ऑब्वियसली उसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, और डायरेक्शन अगर उसकी चेंज हो रही है तो उसके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो उसके पास में दोनों है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर। देखिएगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की भी अपन यहां पे बात कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है, FC, F इक्वल टू क्या होता है M इंटू A, इक्वल टू क्या देगा आपके पास M ओमेगा स्क्वायर इंटू R, या इसको अपन बोल सकते हैं MV स्क्वायर अपॉन क्या देगा स्टूडेंट्स R हो जाएगा। ये आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया AC, एक हो गया AT। AC तो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, AT क्या करता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड चेंज करता है, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं अगर ऐसा केस है कि AC भी 0 और AT भी 0, AC नॉट इक्वल टू 0, AC कितना देगा आपके पास में 0 और AT नॉट इक्वल टू 0, AC नॉट इक्वल टू 0 और AT कितना देगा आपके पास में 0, AC भी नॉन जीरो और AT भी नॉन जीरो। ये चार केस अपन डिस्कस करते हैं, देखिएगा तो ध्यान से देखना। देखो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं AC 0। इसका मतलब ये कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, यानी पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, यानी पार्टिकल उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, और AT भी कितना भी 0, यानी उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यह है कि पार्टिकल है एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और इसका जो वी वेक्टर है ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखिएगा AC 0 AT नॉन जीरो, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, यानी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, यानी 1D मोशन कर रहा है, और AT नॉन जीरो, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। तो ध्यान से देखना, देखो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और या तो इसकी वेलोसिटी घट रही है और या इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स ये भी अपने पास 1D हो जाएगा और ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, 1D हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा AC नॉन जीरो और AT 0। यहाँ पे AT 0 होने का क्या मतलब होता है कि इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब इस केस में जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन कर रहा है और विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसको अपन बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो अपन थोड़ी देर बाद में भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास AT भी नॉन जीरो और AC भी नॉन जीरो, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे जो AT यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो मैग्नीट्यूड चेंज करवा रहा है,
और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो स्टूडेंट्स क्या करवा रहा है, डायरेक्शन चेंज करवा रहा है। तो सर्कुलर मोशन हो रही है बट इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो इसको अपन बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म है सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके बाद में अपन ये पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास में एसी तो होना ही चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल अगर घूम रहा है तो ईच एंड एवरी सेकेंड, ईच एंड एवरी इंस्टेंट इसकी जो डायरेक्शन है वो तो चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन स्टूडेंट कौन चेंज करवाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बट हो सकता है उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, जैसे मान के चलिएगा घड़ी की जो सुई होती है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, तो उसकी मोशन को अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज होगी। अब अगर उसकी पहले धीरे धीरे घूम रहा था फिर उसके बाद में तेज हो रहा है इस प्रकार से यूं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या प्राइम रिक्वायरमेंट है, तो अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होता है क्या, नहीं। अगर है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं है तो उसकी स्पीड स्टूडेंट्स चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये चीजें अपन ने यहाँ तक डिस्कस की है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अपन ने अभी भी डिस्कस किया है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास में दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, यानी उसके पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उसके पास में हो भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं है तो उसको अपन बोल देंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर है तो उसको अपन बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास में एक क्वेश्चन है, कोई भी पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी यहाँ पे जो रेडियस है वो कितनी देर की है, आपको 1 मीटर, और उसकी स्पीड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में v=t² के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो फाइंड AC, AT एंड A एट t=2 सेकेंड, यानी आपको t=2 सेकेंड पे इसका सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और नेट एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो स्टूडेंट्स v= कितना दे रहा आपको, t²। तो चलो सबसे पहले अपन देखते हैं AC, AT देखते हैं AT। तो AT क्या होता है स्टूडेंट्स, dV/dt। तो v कितना देगा आपके पास है t², और t² का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, कितना देगा आपके पास है 2t, ठीक है ना। और t= कितना पुट कर देंगे इसके अंदर 2, तो आपके पास AT= कितना देगा, 2 × 2 कितना देगा 4। ये बात होगी। इसके बाद देखिएगा सेकंड अपन देखते हैं AC। तो AC= क्या होता है आपके पास है v²/r। तो यहां पर आपके पास में v कितना हो जाएगा बताओ, t²। तो अब अपन बात करते हैं, देखिएगा यहां पे t=2 अपने को पुट करना है, तो t=2 पे वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो अपन जानते हैं v= कितना देगा t², और t=2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना देगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे v की वैल्यू अपन 4 पुट करवा देंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 16 अपॉन r की वैल्यू कितनी देर की आपके पास है स्टूडेंट्स 1। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा बताओ, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद थर्ड देखिएगा, थर्ड में अपने को पूछा जा रहा है नेट एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन मैंने आपको बता दी AC² प्लस AT² का रूट होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आपके पास है 8 का स्क्वायर कितना हो देगा 64। AC कितना देगा आपके, AT कितना देगा बताओ 4 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 16, रूट कर देंगे तो कितना देगा आपके पास में, देखिएगा 64 प्लस 16, तो टोटल कितना देगा 80। तो अपन क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, 80 का रूट कर देंगे। तो 80 का रूट अपन कैसे कर सकते हैं बताओ, 80 को अपन लिख सकते हैं 16 × 5, और 16 का रूट कितना देगा आपके पास है 4।
ये बात होगी। और अगर इस क्वेश्चन में अपने को डायरेक्शन पूछ रखी है तो वो टेन थीटा भी अपन निकाल सकते हैं 80/AC करके, ठीक है ना। तो चलो देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर? कोई भी पार्टिकल इस प्रकार से अगर इस कर्ड पाथ पे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका जो कर्ड पाथ है वो यहाँ पे ये जो पाथ है वो बेसिकली किसी सर्कल का ही पार्ट हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, मान के चलेगा v, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सलेरेशन का कंपोनेंट कितना देगा आपके पास, a परपेंडिकुलर, और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। तो अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो a परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, v²/r। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना होता है आपके पास, v²/a परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर आपको किसी भी पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पॉइंट पे आपको स्पीड पता करनी है, ठीक है ना। और एक आपको ना वहाँ पे जो एक्सलेरेशन है उस एक्सलेरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है वेलोसिटी के, और वैल्यू पुट करके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता कर लेनी है, ठीक है ना। तो देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पार्टिकल है जो कि इस प्रकार से इस पाथ पे मूव कर रहा है। अब इस पॉइंट पे ना इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है, मान के चलिएगा v = 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो एक्सलेरेशन है वो एक्सलेरेशन मान के चलिएगा यूं दे रखा है इधर की तरफ, a = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला स्टूडेंट्स एंगल आपको दे रखा है, मान के चलेगा 37 डिग्री, 37 डिग्री हो गया। तो अगर इस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करनी है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी तो अपने पास में है, अब इस एक्सलेरेशन के दो कंपोनेंट कर देंगे। एक्सलेरेशन का एक कंपोनेंट तो यूं आ जाएगा और एक इसका कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं ए परपेंडिकुलर। तो एक्सलेरेशन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर की तरफ पैरेलल कंपोनेंट ए cos 37, और ये आपके पास आ जाएगा ए sin 37 आ जाएगा। तो ए कितना देगा आपके पास है 5, और sin 37 कितना होता है आपके पास है 3/5। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और r इक्वल टू क्या होता है आपके पास है v²/a परपेंडिकुलर। तो v कितना देगा आपके पास है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना देगा 100/a परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास स्टूडेंट्स 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 33 मीटर। ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए इस पे एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखिएगा, कोई भी पार्टिकल है जिसको आपने इस प्रकार से यहां से यूं प्रोजेक्ट किया है, और इसकी जो प्रोजेक्शन स्पीड u है ये देखिए आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर ये जो एंगल है ये एंगल आपके पास है कितना स्टूडेंट्स 53 डिग्री। अब आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पे जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। और अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा तो एक तो इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा जहां से अपन इसको फेंका है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और एक आपके पास हाईएस्ट पॉइंट हो गया।
तो इन दोनों पॉइंट्स पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार से आपने इसको यूं फेंका है, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसको अपन लिख देंगे v इक्वल टू कितना देगा 50। और यहां पे इस पार्टिकल के पास में एक्सलेरेशन कौन सा हो देगा, इस पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लग रहा है यहां पे, केवल mg। तो इसके पास एक्सलेरेशन हो जाएगा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ आ गया। इसको अपन बोलेंगे g इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 10, और ये वाला एंगल आपके पास में थीटा है 30 से वो 53 फुट कर देंगे बाद में अपन। अब यहाँ पे ये जो g है, इस g का एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इसके अपोजिट और एक इसका आ जाएगा इस प्रकार से यूं परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल अगर कितना हो जाएगा आपके पास है थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल आपके पास में वापस क्या बन जाएगा थीटा। तो इस g का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास है g cos थीटा, और g cos थीटा की डायरेक्शन यहाँ पे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन बोल देंगे a परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे, इसको अपन बोलेंगे 0.1, तो r1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपन क्या कर देंगे अपन a परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे v तो कितना देगा आपके पास में 50, स्क्वायर कितना देगा 2500 अपॉन अपन बात करते हैं a परपेंडिकुलर। तो a परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास है g cos थीटा, तो g कितना देगा स्टूडेंट्स 10, और cos थीटा cos 53 कितना होता है 3/5, तो इसको अपन बोलेंगे 3/5। तो कितना देगा आपके पास में, बताओ 6, 2500/6, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1250/3 मीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ चुकी है। तो समझ में आ गया होगा, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अपने को गिवन है, इसका एक्सलेरेशन अपने को गिवन है, इसके एक्सलेरेशन का वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपन ने निकाल करके यहाँ पे पुट किया है, ठीक है ना। अब देखिएगा अपने को निकालनी है एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है वो इस प्रकार से यूं हो जाएगी, और ये वेलोसिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स u cos थीटा होती है, आपको मालूम है। तो u कितना देगा आपके पास है 50, और cos 53, थीटा कितना 53, तो cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये आपके पास हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो एक्सलेरेशन है वो g हो जाएगा, और g की वैल्यू कितनी होती है 10, और g यहाँ पे ऑलरेडी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इसको अपन बोल देंगे 0.2। तो यहाँ से आपके पास r2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। तो v कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 30, स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 अपॉन a परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 90 मीटर। तो इस प्रकार से अपन ने दो अलग अलग पॉइंट्स पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अपन ने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपन। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप की सर्कुलर मोशन अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट, यानी v कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट होता है। यानी v कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो जाएगा कि जो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन है वो कितना हो जाएगा 0, और ओमेगा कांस्टेंट इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो एल्फा है वो एल्फा भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। ये चीज़ होगी। अब और AC सेंट्रीपिटल होता है वो तो नॉन जीरो होता है, क्योंकि पार्टिकल अगर इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ इस पे एक एक्सेलरेशन तो होगा इस प्रकार से यू, और इस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका काम होता है डायरेक्शन को चेंज करवाना, ठीक है ना। तो देखिएगा
जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी देगी आपके पास L, और यहाँ से अपन ने कोई भी स्टोन है उसको बांध रखा है, इसका मास कितना देगा आपके पास M। इसको मैं यहाँ पे ना यूनिफॉर्म स्पीड V से घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है ध्यान से देखना। देखो ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल पे बाहर की तरफ अपन एक फोर्स लगा देंगे mv² अपन r, और यहाँ पे जो r है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो इसको अपन r ही ले लेते हैं, तो mv² अपन r, और इस पे अंदर की तरफ क्या फोर्स लग जाएगा स्टूडेंट्स, टेंशन लग जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो टेंशन T है वो किस से बैलेंस हो रही है, mv² अपन r से। अब ध्यान से देखना, देखो आप बोलोगे सर ये जो mv² अपन r फोर्स है ये तो अंदर की तरफ लगता है, आपने बाहर की तरफ क्यों लगा दिया सर। इस बात का मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिया है। क्योंकि यहाँ पे मैं जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ वो किसके रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, पार्टिकल के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ। अब ये क्या बातें कर रहे हैं अपन, मैं आपको इन सारी बातों का बाद में जवाब दूंगा। आप तो ये मान लो कि सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो बाहर की तरफ आपको mv² अपन r लगाना है। तो ये अपन ने जो डायग्राम बनाया है ये किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पार्टिकल, विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल। तो t इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास, mv² अपन r हो जाएगा, या t इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास m ω² इंटू कितना देगा आपके पास r हो जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई इंटू n, या इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई भी। और वही बात है, कई बार जैसे आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो rpm में गिवन होती है, तो उसको 60 से डिवाइड कर देना और फिर उसके बाद 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास है रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगी, ठीक है ना, ये चीज़ होगी। जैसे अपन एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई भी जो स्टोन है उसका मास कितना देगा आपके पास है 2 kg, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 मीटर, और इसको अपन घुमा रहे हैं, n इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास में, ये मान लो कितना देगा 1200 आरपीएम से घुमा रहे हैं, और आपको टेंशन पूछ रहा है। तो अपन जानते हैं t इक्वल्स टू कितना होता है m ω² इंटू क्या होता है r, मास की जगह आप कितना पुट कर देंगे 2, अब ओमेगा कितना पुट कर देंगे, देखो यहाँ पे आपको आरपीएम में गिवन है, तो 1200 इसको 60 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद इसको अपन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अपन स्क्वायर कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर आ गया, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास स्टूडेंट्स 1 दे रखी है, ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो टेंशन की वैल्यू किस में आ जाएगी, न्यूटन में आ जाएगी। इसके बाद में जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसकी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स है, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन। ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट्स में, लगभग 90, 85, 95 कुछ भी हो सकता है, ऑलमोस्ट 90 मिनट्स के अंदर अपन सर्कुलर मोशन कवर करेंगे। और इसमें जो सर्कुलर मोशन है उसकी पूरी की पूरी बातें अपन कवर कर लेंगे, देखिएगा, ठीक है ना। तो इससे शॉर्ट और इससे एकदम बिल्कुल जो क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं सारांश में, शॉर्ट में एकदम बिल्कुल ब्रीफ में, इससे बढ़िया चीज़ आपको नहीं मिल सकती, ठीक है ना। आप एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहेगा बस, क्योंकि स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है ओबियसली, ठीक है ना।
देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अपन बात करें स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक केस अपन लेते हैं। कॉनिकल पेंडुलम, क्या होता है ये? देखिएगा यहां पे कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आपके पास एल है, ये वाला एंगल आपके पास में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा मान लो। इसको अपन बोल सकते हैं एस, बोले तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये इसका सेंटर हो जाएगा ओ, और ये आपके पास में पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स एम, और यहाँ पर ये इस प्रकार से ये घूम रहा है, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी v। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इस पे नीचे की तरफ अपन लगा देंगे mg, एक अपन स्ट्रिंग है उसके अंदर लगा देंगे टेंशन t, एक अपन इस पे बाहर की तरफ लगा देंगे कितना mv² अपॉन r, ये आपके पास है रेडियस हो जाएगी r। अब यहां पे आपके पास जो टेंशन, इस टेंशन के अपन दो कंपोनेंट्स कर देंगे। तो टेंशन का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा ये वाला एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा टी कोस थीटा। और टेंशन का ये जो कंपोनेंट है इसको अपन बोल देंगे स्टूडेंट्स टी साइन थीटा। अब यहां पर आपके पास जो टी साइन थीटा है वो mv² अपन r को बैलेंस कर रहा है, तो अपन लिख देंगे टी साइन थीटा इक्वल्स टू mv² अपॉन r, और यहां पर जो टी कॉस थीटा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स mg लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो यहां पे t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में टेन थीटा, और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास में जाएगा v² अपॉन rg। तो स्टूडेंट्स यहां से आपके पास में आ जाएगा v इक्वल्स टू रूट ऑफ rg इंटू क्या देगा टेन थीटा। एक तो आपके पास में ये बात होगी। अब यहां पे जो r है, अब चलो अपन एक काम करते हैं, इसका टाइम पीरियड अपन कैलकुलेट करते हैं। इसका टाइम पीरियड t इक्वल्स टू कितना होता है बताओ, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को ही अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स टाइम पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये स्टूडेंट्स 2πr, एक पूरा चक्कर काटेगा तो 2πr, और इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में v, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 2πr अपॉन v। तो इसको अपन लिख देंगे 2πr, और v को अपन क्या लिख सकते हैं rg टेन थीटा। तो यहां से t इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ r अपॉन g टेन थीटा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिएगा यहां पे s और o के बीच की जो डिस्टेंस इसको अपन क्या लिख सकते हैं h लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपके पास है जो l है, इस l का ये जो कंपोनेंट है ये तो आपके पास में क्या देगा l cos थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं l cos थीटा। और यहां पर जो r है वो r क्या देगा स्टूडेंट्स l साइन थीटा देगा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ r को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा r को l साइन थीटा अपॉन g। अब यहां पर आपके पास जो टेन थीटा इसको अपन वापस लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2π रूट ऑफ
एल कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जी आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा यहां पे जो एल कॉस थीटा है, इस एल कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, हाइट एस और ओ के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एच अपॉन जी हो गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ चुका है। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, कि किसी भी स्ट्रिंग से किसी भी पार्टिकल को अगर बांध करके वर्टिकल के साथ पे किसी एंगल पे झुका करके फिर उसके बाद इसको यूं वेलोसिटी देकर के फेंक दोगे तो इस प्रकार से ये यूं चक्कर लगाने लगेगा, और इसको ये अपन क्या बोलते हैं, कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना। चलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अपन एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहां पे आपके पास ये कोई कॉनिकल पाथ है, कौन शेप में होता है, जैसे आइसक्रीम का कौन होता है ना वैसे। ये मान लो लाइन सीधी बना देते हैं थोड़ी सी। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे इसके अंदर ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल मान के चलेगा इस प्रकार से यूं ना इस पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। और ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा आपके पास है, थीटा हो जाएगा। तो चलिए इसका अपन एफ बी डी बनाते हैं। मान लो ये वाली डिस्टेंस कितनी देगी आपके पास है, आर, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी देगी आपके पास में, वी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपके पास में कितनी हो जाएगी, आर मान लो। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बाहर की तरफ आपको लगाना एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे की तरफ आपको लगाना है स्टूडेंट्स एम जी, और ऑब्वियसली ये इस सरफेस को यहाँ पे टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको लगाना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इधर की तरफ आ जाएगा एन। अब ये आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो इस वाले एंगल को अपन समझा सकते हैं ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस एन का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इसका एक आ जाएगा ऊपर की तरफ, इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे एन साइन थीटा। यहाँ पर आपके पास है जो एन साइन थीटा है वो एम जी को बैलेंस कर देगा, तो एन साइन थीटा एम जी को, और यहाँ पर आपके पास जो एन कॉस थीटा है वो एम वी स्क्वायर अपन आर को बैलेंस कर देगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे ना तो आपके पास है टेन थीटा इक्वस टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा इक्वस टू जी आर अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास है, वी स्क्वायर, ठीक है ना। और यहां से अगर आपको निकालना है वी स्क्वायर तो ये आपके पास हो जाएगा आर जी अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेन थीटा, तो वी इक्वस टू क्या हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ आर जी अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। और अगर इसका अपन टाइम पीरियड निकालते हैं तो टी इक्वस टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी, तो 2 पाई आर अपॉन वी इक्वस टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर जी अपॉन टेन थीटा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रूट ऑफ आर टेन थीटा अपॉन क्या देगा स्टूडेंट्स, जी बन जाएगा। ये आपके पास टाइम पीरियड बन गया। अब यहां से ये वाली जो हाइट है, इस वाली हाइट को चलो मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, एच लिख देता हूं, ठीक है ना। ये मैंने एच लिख दिया।
तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल से टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या देगा आपके पास, आर अपॉन एच, ठीक है ना। टेन थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास, आर अपॉन एच हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं आर इक्वल टू कितना देगा स्टूडेंट्स, एच इंटू टेन थीटा देगा। तो आर को अपन क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आर को अपन लिख सकते हैं एच इंटू टेन थीटा, तो 2 पाई, आर को अपन लिख देंगे एच टेन थीटा क्या देगा आपके पास, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास में, जी हो जाएगा। ये आपके पास इसका टाइम पीरियड आ चुका है, ठीक है ना। चलिए इस पे एक दो अपन क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन समझाता हूं आपको मैं एक। क्वेश्चन ये है कि आपके पास में कोई भी पॉइंट है ओ, और जो ओ पॉइंट है वो क्या फिक्स है। यहाँ पे 1 2 3 तीन पार्टिकल्स हैं। इसका मास कितना देगा m, इसका भी m, इसका भी मास m। ये वाली लेंथ भी l, ये भी l, ये भी आपके पास l, ये a, ये b और ये आपके पास है c। और ध्यान से देखना, देख ओ के अबाउट इस स्ट्रिंग को है ना ओमेगा एंगुलर स्पीड से आप घुमा रहे हैं, तो आपको टेंशन निकालनी है, टेंशन इन ईच सेक्शन, ये आपको कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। तो चलिए करते हैं अपन। सबसे पहले चलो अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, सी का बनाते हैं, सी का। तो इस सी पे देखिएगा, सी पे अंदर की तरफ तो टेंशन लग जाएगी, इसको बोल दो आप T1 बोल दो चलो। और बाहर की तरफ इस पे क्या लग जाएगा, mv² अपॉन आर, या m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। इसका मास कितना है m ओमेगा स्क्वायर, और इस सी की जो रेडियस है वो कितना देगी, l l l, तो ये कितना देगा आपके पास में 3l। इसको अपन बोलेंगे 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। तो यहां से अपन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स T1 इक्वल टू 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू l हो गया। अब देखिएगा यहां पे जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, T1। तो ऑब्वियसली यहां पर भी जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी, T1 हो जाएगी। और साथ में ये जो B है, इस B पर बाहर की तरफ कितना लग जाएगा बताओ, mv² इंटू आर लग जाएगा। चलो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। ये B हो गया, इस B पे बाहर की तरफ टेंशन कितनी लग रही है, T1, स्ट्रिंग की वजह से। और स्टूडेंट्स बाहर की तरफ इस पे क्या लग रहा है, इसका mv² अपॉन आर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू इसकी जो रेडियस है b की वो कितनी हो जाएगी, ll 12 हो जाएगी। तो इसको अपन बोलेंगे 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। और यहां पे जो a और b के बीच की जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर अपन यहां पे मान सकते हैं टेंशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसको अपन बोल देंगे T2 बोल देंगे। तो अंदर की तरफ टेंशन कितनी लगा देंगे अपन, T2। तो यहां से आपके पास है T2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, T1 प्लस कितना देगा 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू l। और T1 की वैल्यू यहां से अपन पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5m ओमेगा स्क्वायर इंटू l, ठीक है ना। यानी इस सेक्शन के अंदर जो टेंशन है वो भी आ चुकी है। अब अगर इधर की तरफ टेंशन अपन ने T2 ली है, तो इधर की तरफ भी टेंशन अपन क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, T2 ले लेंगे। और बाहर की तरफ इसका जो m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है वो भी लगेगा, और यहाँ पे जो टेंशन है उसको अपन क्या ले लेंगे, T3 ले लेंगे। तो चलिए अपन FBD बनाते हैं किसका, A का। A, इस A पे बाहर की तरफ तो क्या लग रहा है,
टेंशन T2, और इस ए पे बाहर की तरफ इसका सेंट्रीफ्यूगल कितना देगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, क्योंकि O से A की डिस्टेंस L ही है। और अंदर की तरफ क्या देगा बताओ स्टूडेंट्स, इसको अपन बोल देंगे T3। तो यहां से आपके पास T3 इक्वल टू T2 प्लस क्या देगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, और T2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 6m ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ पे T1, T2 और T3 की वैल्यू अपन ने स्टूडेंट्स यहाँ पे निकाल दी है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में आपको किसी भी पार्टिकल का एफबीडी बनाना है, जहाँ पर भी आपको स्ट्रिंग दिख जाए, स्ट्रिंग के अंदर आपको टेंशन तो शो करना ही करना है, ठीक है ना। और अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर बाहर की तरफ आपको m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो भी आपको अप्लाई करना ही करना है, ठीक है ना, ये बात है। तो एफबीडी बना करके अपन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से अपन कोई भी पार्टिकल है उसको अपन बांधते हैं, और बांध करके फिर उसके बाद में इसको अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे करके यूँ फेंक देते हैं। तो वेलोसिटी अगर कम होगी तो यहाँ तक आकर के वापस आ जाएगा, ज़्यादा होगी तो यहाँ तक जाकर के वापस आ जाएगा। फिर और ज़्यादा वेलोसिटी से अगर अपन फेंकेंगे तो यहाँ पर जाकर के स्ट्रिंग है वो कहीं पे स्लेक हो जाएगी और फिर नीचे आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा वेलोसिटी से अपन फेंकते हैं तो ये अपना जो सर्कल है वो इस प्रकार से कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके पास में कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास कितना है स्टूडेंट्स, m है, और यहाँ पर ये अपने पास में कोई स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l मान लीजिएगा, और इसको आपने इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी देकर के आपने इसको फेंका है, ठीक है ना। अब मेरे को कुछ पैरामीटर्स है जो कि यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देखिएगा कुछ देर बाद में ये मान के चलेगा यहाँ पे पहुँच जाएगा, और इस स्थिति में इसका वर्टिकल के साथ में जो एंगल है वो मान के चलेगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कुछ थीटा हो जाएगा। तो इसका मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूँ। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी स्पीड u नहीं रहेगी, घट जाएगी, और कम होकर के कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, v हो जाएगी। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन है वो कितना देगा, t। इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा इस प्रकार से mg। अब इस mg का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ यूं, ये वाला एंगल अगर थीटा तो इस वाले एंगल को भी अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट तो आपके पास है क्या देगा स्टूडेंट्स, mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं mg sin थीटा। ये चीज हो गई। और एक इस पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv स्क्वायर अपॉन l, ये इसका सेंटर हो गया। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास है अंदर की तरफ वाला फोर्स आपको बाहर वाले फोर्स से बराबर करवाना है। तो अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, t, बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, mv स्क्वायर बाई l, प्लस क्या देगा आपके पास mg cos थीटा। अब चलिए यहां पे अपन v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, v की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स v की वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ से। तो अपन लिखते हैं बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ। तो देखिएगा ये वाली लेंथ अगर आपके पास है कितनी है, l, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक का l cos थीटा, इसको अपन बोल देंगे l cos थीटा, और यहां पर ये आपके पास कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो इस h को अपन क्या बोल सकते हैं, ये कंप्लीट आपके पास है कितना l, इसको अपन ने कितना लिख दिया है, l cos थीटा। तो h इक्वल टू कितना देगा आपके पास, l इंटू 1 माइनस
कॉस थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ देखिएगा, अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच। एच को अपन बोलेंगे एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एम को कॉमन लेकर के अपन काट देंगे और पूरी इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से आपके पास v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस क्या देगा आपके पास स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का रूट देगा। ये तो आपके पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है ना। अब चलिए अपन देखते हैं, यहां पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे ए, इस वाले पॉइंट को अपन बोलेंगे बी, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको अपन बोलेंगे सी, इस वाले पॉइंट को अपन बोलेंगे बी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बी और डी के लिए। तो अपन बात करते हैं फॉर बी एंड डी। बी और डी के लिए वर्टिकल पोजीशन से जो एंगल है वो कितना बन रहा है यहाँ पे, 90। तो अपन लिख देंगे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 90 हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू अगर 90 हो गया तो cos 90 कितना होता है आपके पास में, 0। तो यहाँ पर आपके पास में वी बी इक्वल टू वी डी। बी और डी पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, देखिएगा cos थीटा को 0 फुट कर दोगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास है, यू स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है, 2gl का रूट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास जो पॉइंट सी है, इसकी बात करते हैं पॉइंट सी पे। थीटा इक्वल टू कितना देगा, 180। cos थीटा इक्वल टू कितना देगा स्टूडेंट्स, -1। तो यहां से आपके पास वी सी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। 1 1 2 2 2 का 4, तो ये आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4gl का रूट हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान से देखना, देखो ये तो अपने पास वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला था। इस जनरल फॉर्मूले में अपन ने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट किया तो बी पे वेलोसिटी आ गई, थीटा इक्वल टू 180 पुट किया तो सी पे वेलोसिटी आ गई। तो इस प्रकार से थीटा की कोई भी वैल्यू अगर अपन पुट कर देंगे तो वहां पे जो वेलोसिटी है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। जैसे आपको बोल दिया जाएगी ये थीटा 60 है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो 60 फुट कर दो। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, मान के चलेगा 135, तो एंगल 135 फुट कर दो। किसी भी पोजीशन का अगर आपने एंगल पुट कर दिया तो वहाँ की वेलोसिटी आपको प्राप्त हो जाएगी स्टूडेंट्स। चलिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ से जो वेलोसिटी है ना वो अपन यहाँ पे पुट करवाते हैं। देखिए क्या बनता है, तो टी इक्वल टू कितना देगा आपके पास m अपॉन l। वी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, और फिर उसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास है, mg cos थीटा। तो करो, चलो सोल्व करते हैं। t इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, m u स्क्वायर बाई l। इसके बाद में देखो 2gl को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, -2gl, और -2gl को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, माइनस का 2mg। इसके बाद में ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो और प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा आपके पास 2mg cos थीटा, और बाहर क्या है, mg cos थीटा। तो टेंशन t इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा m u स्क्वायर बाई l। इसके बाद में
2 mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा कितना हो जाएगा 3 mg cos थीटा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 3 mg cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है 2 mg। और इसी प्रकार से आपके पास है टेन सन टी इक्वस टू ये हो जाएगा आपके पास mv² बाई एल प्लस इस mg को अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 3 cos थीटा माइनस आपके पास में क्या बन जाएगा 2। और ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है अभी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा आपके पास v का जनरल फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दोगे तो उस एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो स्पीड है वो प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे ये आपके पास टेंशन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर आपने थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करवा दी, कोई भी वैल्यू इंट्रोड्यूस करवा दी, तो उस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो टेंशन है उसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब चलो टेंशन की वैल्यू निकालते हैं अपन। टेंशन कहाँ पे लिखे अपन, चलो यहां लिख देता हूं, यहां नहीं है, ये तो समझ में आई गया होगा, तो इसको मैं वाइफ कर देता हूं। देखिएगा सबसे पहले अपन टेंशन निकालते हैं ए पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और cos 0 कितना होता है स्टूडेंट्स +1। तो टेंशन 8a, तो cos थीटा कितना हो जाएगा 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा mu² बाई एल प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है mg, ठीक है ना। इसके बाद में टेंशन 8 अपन बात करते हैं b और c, b या c की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले बता रखा थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, cos 90 कितना होता है आपके पास है 0। तो यहाँ से आपके पास है TB इक्वल टू TC इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 0 पुट कर दो तो -2 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा mu² बाई एल माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2mg। इसके बाद देखिएगा अपन बात करते हैं, सॉरी b और ये है आपका d, ठीक है ना। वहां पर तो b और d लिख रखा है ना, b और d ये दोनों सेम लेवल पे है ना, इसलिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स बात करते हैं अपन c की बात करते हैं। तो चलो देखिएगा c पे एंगल कितना देखा था अपन ने 180 और cos थीटा इक्वल टू कितना देगा -1 और cos थीटा कितना देगा -1, तो -3 -2 -5 हो गया -5 mg। तो TC इक्वल टू कितना देगा mu² बाई एल माइनस क्या देगा आपके पास में 5 mg। तो ए पे टेंशन निकाल लिया, बी पे टेंशन निकाल लिया, सी पे टेंशन निकाल दिया। तो यहाँ पे अपने को प्राप्त होता है कि ए पे जो टेंशन है वो तो क्या है स्टूडेंट्स मैक्सिमम, और यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा मिनिमम। क्लियर हो गया? तो देखिएगा सीधी सी बात बता देता हूँ, ये तो थीटा के टर्म्स में वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये टेंशन का फॉर्मूला है कि अलग अलग एंगल्स पे वेलोसिटी की वैल्यू मैंने लिख दी और अलग अलग एंगल्स पे जो टेंशन है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो इसके अंदर अपन देखते हैं केस 1। आपको यहां पे ए पे इस पार्टिकल को कुछ मिनिमम वेलोसिटी देनी है ताकि जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल तक जाए यानी बी तक जाए, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं मिनिमम स्पीड
टू रीच एट बी। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे अपन पार्टिकल को यहां से अपन कुछ स्पीड देकर के फेंकेंगे तो यहां पर बी पर पहुंचते इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे वीबी को 0 करना है। अभी वीबी इक्वल टू कितना था आपके पास, यू स्क्वायर माइनस 2gl, इसको 0 कर दो। तो यहाँ से आपके पास में क्या देगा, देखिएगा u इक्वल टू कितना देगा आपके पास स्टूडेंट्स, √2gl। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर आपने जो वेलोसिटी है वो √2gl दे दी तो इस स्थिति में आपकी जो स्ट्रिंग है वो क्या जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। बात क्लियर होगी। अब देखिएगा, इफ जो u है वो 0 से तो क्या है बड़ा, लेकिन √2gl से छोटा है, तो क्या होगा, मतलब वेलोसिटी है कुछ आपने दी है बट इतनी नहीं दी है कि ये बी तक पहुंच सके। तो इस केस में ये बी से पहले ही वापस लौट आएगा पीछे की तरफ, और ये इस प्रकार से क्या करेगा स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन करेगा। तो इस स्थिति में ऑसिलेशन अबाउट ए, तो ये ए के अबाउट इस प्रकार से यूं ऑसिलेशन करेगा, ठीक है ना, ये चीज। इसके बाद में केस 2, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द सर्कल। सर्कल को कंप्लीट करवाने के लिए मिनिमम कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ए और ए से बी के बीच की अगर अपन बात करें तो स्पीड 0 होगी, टेंशन 0 नहीं होगा। क्या बोला मैंने ऐसे बोला कि ए और बी के बीच की बात करें तो v है ना, v वो 0 देगा, टेंशन 0 नहीं होगा स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार से अगर अपन b और c की बात करें, b से c के बीच की, तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो टेंशन है वो 0 देगा, v 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको सर्कल कंप्लीट करवाना है तो अपन क्या करेंगे, यहां पे जो c है ना इस पर टेंशन 0 करेंगे, v 0 नहीं करेंगे, क्योंकि c पर अगर आपने स्पीड को 0 कर दिया, यहां पे स्पीड अगर 0 है फिर तो ये नीचे की तरफ यूं गिरेगा, फ्री फॉल करेगा, फिर काई की सर्कुलर मोशन होगी। सर्कुलर मोशन के लिए तो इसको इस प्रकार से इस सर्कुलर पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा, और पाथ को ट्रेस तभी कर पाएगा ना जब इसके पास में कुछ स्पीड बचेगी। तो अपन लिखते हैं टेंशन एट सी इज 0। सी पे टेंशन का क्या फॉर्मूला लिखा था अपन ने, याद करो, mu²/L माइनस क्या था 5mg। तो यहाँ से आपके पास mu²/L इक्वल टू कितना आपके पास है 5mg। तो यहाँ से आपके पास है u इक्वल टू कितना देगा आपके पास है √5g × L, ठीक है ना, ये बात होगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, देखो अगर आपने u इक्वल टू √2gl रखा है, u इक्वल टू कितना रखा है √2gl, तो इस स्थिति में आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल तक जाएगी, ठीक है ना। और अगर आपने u इक्वल टू √2gl से कम रखा है तो इस स्थिति में हॉरिजॉन्टल से पहले ये वापस इस प्रकार से ये लौट आएगी और ये ऑसिलेशन करेगी। और अगर आपने u इक्वल टू √5gl कर दिया तो इस स्थिति में आपका जो पार्टिकल है वो जस्ट सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर जो u है वो √2gl से बड़ा बट √5gl से छोटा हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी। तो इस स्थिति में जैसे मतलब b और c के बीच में कहीं पर भी, जैसे मान के चलिए यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाती है, स्लेक हो जाती है, ढीली हो जाती है, टेंशन इसमें 0 हो जाता है, और उसके बाद ये जो पार्टिकल है वो क्या करता है, इस प्रकार से यूं प्रोजेक्टाइल मोशन करता है।
अपन लिख देंगे स्ट्रिंग becomes slack between B and C and particle performs projectile motion। और उसके बाद में जो पार्टिकल है वो क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर आपको सर्किल को कंप्लीट करवाना है तो कंप्लीट करवाने के लिए आपको कितनी स्पीड लेनी पड़ेगी, √5GL। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपके। जैसे एक क्वेश्चन है, इसकी हाइट h है, ये कोई भी एंगल दे रहेगा थीटा, और इसका जो बॉटम पार्ट है ना वो इस प्रकार से किसी भी सर्कुलर ट्रैक से जुड़ता है। और ये जो सर्कल है ना इसकी रेडियस है वो स्टूडेंट्स कितनी देर की आपको r देर की है। यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं u=0 से। अब आपको यहां पे h और r के बीच में रिलेशन बताना ताकि ये सर्कल को कंप्लीट कर जाए। ठीक है ना, तो क्या करते हैं देखो ध्यान से, जैसे जैसे पार्टिकल वो नीचे की तरफ आएगा तो यहां तक पहुंचते पहुंचते ये कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, और यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, मान के चलेगा कुछ v हो जाएगी। और v को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √2GH। और ध्यान से देखना तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो बॉटम पॉइंट है, जो लोवेस्ट पॉइंट है, वहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बताओ, √5GL होनी चाहिए। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो v है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आपके पास √5GL, और L कितना देगा आपके पास है यहाँ पे r। तो v को अपन क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 2GH। g g से अपन g को कैंसिल आउट कर देंगे, रूट को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो h ग्रेटर देन इक्वल टू 5r/2 देगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब देखिएगा ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे बोलिए कि u कितना आपके पास √G/L है। ठीक है ना, तो आपको जो थीटा मैक्स है वो बताना है। मतलब सीधी सी बात है कि जो लोवेस्ट पॉइंट है उस पे आपने पार्टिकल को u=√GL वेलोसिटी देकर के प्रोजेक्ट किया है। तो ये मैक्सिमम इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना है भाई वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे तो जो वेलोसिटी है वो √5GL से कम है, और √2GL से कम है, और √2GL से भी कम है। तो ऑब्वियसली ये तो ऑसिलेशन वाला केस बन गया। तो यानी ए और बी के बीच की बात होगी। तो यहाँ पे तो पहले वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा। तो अपन लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो v कितना होता है आपके पास है u² - 2GL 1 माइनस क्या देगा आपके पास है cos थीटा का रूट हो गया। अब यहां पे आपके पास में v u² को अपन क्या लिख देंगे, GL - 2GL 1 माइनस cos थीटा का रूट हो देगा। और वेलोसिटी को स्टूडेंट्स अपन क्या करवा देंगे, जीरो करवा देंगे, क्योंकि थीटा मैक्स के केस में जहां पे थीटा मैक्सिमम होगा
वहाँ पे पार्टिकल मोमेंटरी रेस्ट में आएगा, और पार्टिकल अगर मोमेंटरी रेस्ट में आएगा ना तो अपन बोल सकते हैं कि वहाँ पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। रूट को उधर की तरफ भेज देंगे, GL को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, तो ये कितना देगा आपके पास 1, माइनस का उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 इक्वस टू 2 इंटू 1 माइनस क्या देगा आपके पास है कॉस थीटा। 2 को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वस टू 1/2, और यहाँ से कॉस थीटा इक्वस टू क्या देगा आपके पास में 1/2। तो स्टूडेंट्स थीटा इक्वस टू क्या देगा आपके पास में 60 डिग्री। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं, देखिएगा बिल्कुल एकदम हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जो भी एक लेक्चर होता है उसको आप कंटिन्यू देखें, ठीक है ना, बीच में गैप नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी जो सीक्वेंस है वो टूट जाती है। बीच में कहीं भी किसी भी चीज़ को नोट करना आपको ऐसा लगता है तो फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, ठीक है ना, वो एक अलग मैटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी स्पीड आपको मालूम है अच्छी खासी है। क्यों है स्पीड अच्छी खासी? क्योंकि अपन क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, एक ही लेक्चर के अंदर अपने को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, ठीक है ना। जहाँ पे लॉन्ग टर्म की अगर अपन बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एक वीक का, एक सप्ताह का काम होता ही है। इसमें लगभग 6-7 लेक्चर जहाँ पे अपन देते हैं, तो एक ही लेक्चर में सब कुछ पढ़ाना है और ऑलमोस्ट सारी बातें मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो डिपेंड आप पे करता है आप इसका कितना बेनिफिट ले पाते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में एक रोड का केस होता है। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई भी एक लाइट रोड है, यहां से इसको आपने पाइवोट कर गए, ये एमास जोड़ गए, ये यू है। तो इसको ध्यान से देखना दो कि किस स्पीड से फेंकें ताकि ये जो टॉप मतलब ये सर्कल को कंप्लीट कर जाए, यानी सर्कल को कंप्लीट कर जाए। इसका मतलब ये यहां पे अपने को पहुंचाना है इसको। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर ये स्ट्रिंग होती तो ये स्लेक हो जाती यहां पे, ठीक है ना, और पार्टिकल अगर यहां पे रेस्ट में आ जाता तो सीधा नीचे की तरफ गिरता। बट ये तो आपके पास रोड है, रिजिड रोड है, और ऑब्वियसली रोड है वो स्लेक नहीं हो सकती। तो अगर पार्टिकल की स्पीड यहाँ पे 0 भी होगी ना, ठीक इस प्रकार से देखो, जैसे मान के चलेगा यहाँ से मैंने इसको यूं, रोड है ये, इसको मैंने यहाँ से इस प्रकार से यूं यहाँ पर ला के छोड़ दिया, और अगर यहाँ पर ये रेस्ट में आ गया ना तो भी इस प्रकार से ये यूं गिर जाएगा, इधर की तरफ गिर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये रेस्ट में भी आ गया ना तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स यूं गिर जाएगा, यूं गिर जाएगा, यानी ये स्लेक नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी v है वो अपन क्या करवा देंगे, 0 करवा देंगे। तो अपन बात करते हैं ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपके पास में c। तो v सी कुछ तो क्या होता है आपके पास में u² माइनस 4gl, इसको आप 0 करवा दो तो u कुछ तो कितना हो जाएगा आपके पास में √4gl हो जाएगा। तो रोड के केस में आपको इनिशियली कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, √4gl, और स्ट्रिंग के केस में, रस्सी के केस में √5gl। स्ट्रिंग के केस में अपन ने वहाँ पे टेंशन 0 किया था, और रोड के केस में अपन वहाँ पे स्पीड को 0 करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये अपना जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक आध क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ इसके अंदर चैप्टर में। एक क्वेश्चन है, ये कोई भी आपके पास एक डिस्क है, और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेशन कर रही है,
r डिस्टेंस पे अपन ने कोई भी इस प्रकार से एक ब्लॉक है वो रख रखा है, मास इसका कुछ m मान लो। अब ध्यान से देखना, देखो इसका जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो कितना देगा आपके पास म्यू। तो सबसे पहले इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपन क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, mg, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो n है वो किससे बैलेंस हो जाएगा, mg से बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद में देखिएगा इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लग जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब यहाँ पे बाहर की तरफ लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसको बाहर की तरफ यूँ धकेलेगा, जिससे इस पे अंदर की तरफ क्या जनरेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। तो अंदर की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन। तो अपन जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू एन को अपन लिख सकते हैं mg। बाहर की तरफ कितना लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर आर। अंदर की तरफ कितना लग रहा है, म्यू mg। तो ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। यानी जो म्यू mg है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर आर से, तभी इसकी स्लीपिंग है वो प्रिवेंट हो पाएगी, अदरवाइज तो ये बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी। तो यहाँ से अपन m से m को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर। तो ओमेगा लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू जी अपॉन आर का रूट। और यहाँ से आपके पास जो ओमेगा मैक्सिमम है वो देगा आपके पास रूट ऑफ म्यू जी अपॉन आर। यानी मैक्सिमम इस एंगुलर स्पीड से आप इसको घुमा सकते हैं। अगर जो एंगुलर स्पीड है वो इससे भी ज़्यादा हो गई तो इस स्थिति में इसकी स्लिपिंग वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगी और रिजल्टेंटली ये बाहर की तरफ फेंक दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था अपना सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अपना फिनिश होता है, ठीक है ना। और इस सर्कुलर मोशन में मैंने सबसे पहले आपको जो काइनेमेटिक्स है वो पढ़ाई थी, और फिर उसके बाद में मैंने आपको मतलब वो थीटा ओमेगा एल्फा वो बताए, फिर उसके बाद में AC AT A वो बताए, फिर उसके बाद में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ये सारी बातें मैंने डिस्कस की है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, देखिएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, थीटा इक्वल टू कितना होता है ओमेगा नॉट टी प्लस क्या होता है हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू क्या होता है आपके पास में थीटा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये बात होगी। इस पे कुछ एक आध क्वेश्चंस है वहाँ पे वर्कशीट में से देख लेना। वही है v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस तो इस पे अपन नहीं कर पाएंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, और निश्चित रूप से आपने अच्छे से लेक्चर को अटेंड किया होगा। और अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे कोलिजन, जो कि अपनी सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अगले दिन आपका माइनर हो जाएगा, आप अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।